सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। अब नाज़ी जर्मनी की बात नहीं हो रही। जर्मनी एक अच्छा देश है, आज भी बहुत टॉप देश है, बहुत डेवलप्ड देश है। लेकिन जो नाज़ी का समय था उसमें जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति, तो युवाओं की स्थिति कुछ इस तरीके से थी। इन चित्रों से मैं आपको बताऊंगा कि अब देखिए, हिटलर बहुत अच्छा बोलता था, ठीक, लोगों को सब्ज बाग दिखाता था, तो युवा जो थे वो उसके प्रति बड़े आकर्षित थे। उसका मानना ये था कि हिटलर का कि एक शक्तिशाली जो नाज़ी समाज है, अगर उसकी स्थापना की जाए तो बच्चों से या कहें कि स्कूलों से या बचपन से उनमें भुट्टी ये पिलानी पड़ेगी, किसकी, नेशनलिज्म की, इन सब चीजों। तो नाज़ी उन्होंने क्या किया कि अब एक तो इस पे कंट्रोल ले लिया, स्कूल में सफाई हो जाए, शुद्धिकरण हो जाए। ये सफाई वो नहीं कि कचरा हटाना है, ये सफाई किसी और तरीके की है। तो सबसे पहले जो यहूदी है या फिर कोई ऐसा राजनीतिक रूप से अगर अविश्वसनीय आदमी दिखाई दे रहा है जो शिक्षक है, पहले उसको हटा दिया जाता था या मार दिया जाता था। बच्चों को बिल्कुल अलग अलग बिठाया जाता था, यानी कि जर्मन और जो यहूदी बच्चे हैं अलग अलग बैठते थे, साथ में खेलते भी नहीं थे। बाद में जो अवांछित बच्चे, जिनको जो यहूदी है या जिप्सी है या कोई बच्चा विकलांग है, उसको स्कूल से निकाल दिया जाता था। और 40 का दशक जो था उसमें तो वाकई में इन सबको ले जाके गैस चैम्बर में झोंक दिया जाता था कि मारो इनको। जो अच्छे जर्मन बच्चे हैं उनको बहुत जबरदस्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, बड़ी लंबी प्रशिक्षण की ये ट्रेनिंग की प्रक्रिया थी। तो स्कूली पाठ्यक्रम जो है, किताबें हैं, बड़ी अपने हिसाब से इन्होंने लिख दी। इन्होंने क्या किया कि नस्ल के बारे में जो इन्होंने अपनी बात कही, उसको बाकायदा एक नस्ल विज्ञान का एक टॉपिक या फिर कहें एक पाठ्यक्रम बना दिया। और फिर उसके बाद ये देखा कि उन्होंने हर जगह ये बताने की कोशिश की कि वो किसके प्रति आज्ञाकारी बने या वफादार बने, हिटलर के प्रति, और किससे नफरत करें, केवल यहूदियों से। इन सारी जो कहानी है, सारी जो इनका प्रशिक्षण था वो इसी तरीके से था। अब मैं अगर आपको चित्र दिखाऊं तब आप समझ पाएंगे कि ये यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता एक चित्र है कि जो भी दिखाया जा रहा है उसमें यहूदियों को के खिलाफ बच्चों में ये भावना भरी गई। यहाँ पर यहूदी और बच्चे, यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थी जा रहे हैं और बाकी लोग नाच गाना कर रहे हैं। अब इनकी हालत देखिए, ये नाज़ी में उस समय होता था। अब अच्छे जर्मन कैसे बनेंगे भाई? उनका हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी हो, फौलादी बच्चे बने, ताकतवर हो, मर्दाना हो, और सबसे बड़ी चीज थी कि राष्ट्रीय समाजवाद, जैसे नेशनलिज्म की भावना है, वो इनमें भरी जाए। तो 10 साल की उम्र में बच्चों को युग फॉर्म इसमें डाला जाता था। जब ये 14 साल के हो जाते थे तो उनको हिटलर का जो संगठन है उसमें, युवा संगठन, उसकी सदस्यता लेनी पड़ती थी, उसमें आना पड़ता था। किनको? जो बच्चे 14 साल के हो गए। अब यहाँ पर उनको युद्ध के बारे में, आक्रामकता के बारे में, हिंसा के बारे में, लोकतंत्र की मतलब खासतौर पर लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की निंदा करनी चाहिए, यहूदियों की निंदा होनी चाहिए, और वो बताते थे कि कौन से अवांछित पक्ष है। उसके बाद 18 साल में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा देते थे, और इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था। और किसी न किसी, ये जरूरी था इनके लिए कि जो नाज़ी संगठन है उसकी सदस्यता इन बच्चों को, या जो बच्चों से बड़े हो गए 18 साल की तरफ आ गए, उनको लेनी पड़ती थी। युंग फोंग करके एक शब्द आया है इसमें। तो 14 साल से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए जो नाज़ी युवा संगठन था उसका नाम है। अभी अलग अलग स्रोत हैं जिससे बाकायदा बताया गया है कि कहाँ क्या क्या होता था उनके साथ। इसको जरूर आप देखिएगा। यहाँ पर मैं एक चित्र दिखाता हूँ, बड़ा हृदय विदारक चित्र है। ये यहूदी बच्चे हैं जिनको थोड़ी ही देर में मार दिया जाएगा, ये गैस चैम्बर में इनको डाल के मारा जाएगा। अब वो बच्चे दिखा रहा हूं मैं आपको जो हिटलर चाहते थे कि ये बड़े, ब्लॉन्ड, आर्य समाज वाले, इनके आर्य समाज वाले। और जो पोलैंड में जिनका कब्जा हो गया तो माँ बाप से बच्चे ले लिए जाते थे, उसका एक चित्र है। तो नाज़ी युग लीग का गठन 1922 में हुआ। उसके 4 साल बाद इसका नाम हिटलर यूथ कर दिया गया। और 1933 में आते आते आपको आश्चर्य होगा
कि इस संगठन में 12.5 लाख बच्चे आ चुके थे। तो कितने सारे लोग आए और युवा आंदोलन को नाथसीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी बाकी जितने भी युवा संगठन थे उन सबको भंग कर दिया गया, उन सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि अब केवल हिटलर और नाथसी चलेंगे। मातृत्व की नाथसी सोच क्या थी? अब नाथसी जर्मनी में हर बच्चे को यही सिखाया जा रहा था कि औरतें बुनियादी तौर पे जो मर्दों से अलग होती है, भिन्न है। उन्हें बताया जाता था कि औरत मर्द में समान अधिकार नहीं हो सकते, अगर ये ऐसा होगा तो समाज नष्ट हो जाएगा। उनके हिसाब से, नाथियों के हिसाब से लड़के आक्रामक होना चाहिए, मर्दाना होना चाहिए, पत्थर दिल होने चाहिए, लड़कियां नाजुक होनी चाहिए, मां बननी चाहिए और साथ में बच्चों को जन्म दे और लालन पोषण करे। और नस्ल की जो शुद्धता है वो जरूरी है। ये औरतों का काम है कि नस्ल जो है वो शुद्ध रहे उनका। तो इसमें जो नाथसी मूल्य मान्यताएं सिखाने के लिए मां को दायित्व सौंपा गया। तो 1933 में हिटलर ने क्या बात कही थी, इसको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा आपको, कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मां है। लेकिन जो माओ का के साथ बर्ताव होता था वो बहुत गलत था, कि अगर माताएं या माँ अच्छे नस्ल के बच्चे पैदा करती थी तो उनको इनाम दिया जाता था। लेकिन अगर वो अवांछित बच्चे पैदा करती थी, मानसिक और शारीरिक रूप से अगर वो किसी दिक्कत में होते थे और पैदा होते थे, तो फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं उनके साथ क्या किया जाता था। तो तमगे उमगे देते थे ये लोग, अगर जैसे, और अगर अच्छे बच्चे पैदा किए और बहुत सारे बच्चे पैदा किए, जैसे 4 बच्चे जो पैदा करती थी माँ, उनको कांसे का तमगा मिलता था, पदक। 6 बच्चे जो पैदा करती थी उनको चांदी का, और जो 8 बच्चे पैदा करती थी उनको तो सोने का तमगा दे दिया जाता था। और जो ये औरतें उल्लंघन करती थी, जो मतलब जो आचार संहिता इन्होंने लगा रखी थी, उसकी अगर वो औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, क्योंकि वो मतलब वैसी चीज क्रिएट नहीं कर पा रही है जैसा चाहते थे। तो बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पे काली पोत के तख्ती लटका के उनको घुमाया जाता था, और इसमें लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है, गंदा किया है। अब इनको औरतों को सजा दी गई और परिवार भी छीन लिया गया, नागरिक सम्मान भी छीन लिया गया। अब इसमें एक बात आती है कि प्रचार की कला। इन्होंने क्या किया, नाथसियों ने और हिटलर ने, उनको बड़ा अच्छे से पता था कि अगर हम प्रोपेगेंडा करें, यानी कि हम प्रचार करें, तो जो प्रचार है उसका माध्यम बहुत अच्छे से इन्होंने यूज किया। इन्होंने क्या किया, बड़े नए शब्द इजाद किए। हत्या और मौत इनके किसी भी जो सरकारी या अधिकृत दस्तावेज में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो सामूहिक हत्याएं हो रही हैं उसका नाम उन्होंने दिया विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, मतलब अब मार दिया जाएगा। यूथनेजिया, जो विकलांग है उनको मारने के लिए यूथनेजिया। और उसके बाद चयन और संक्रमण मुक्ति, ये शब्द यूज किए। इवैक्यूएशन का मतलब था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना है, और इन गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। और गैस चैम्बर एकदम स्नानागार जैसे हमारा बाथरूम में वैसे दिखाई देता था, उसमें बाकायदा फव्वारे लगे हुए थे। अब शासन जो है उसमें उनको समर्थन तो चाहिए, तो मीडिया का बड़ा अच्छा उपयोग किया। तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, इसमें ऐसी चीज दिखाई गई पोस्टरों में, जर्मनों के जो दुश्मनों की जो रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थी, मजाक उड़ाया जाता था। कहने का मतलब है समाजवादी जो उदारवादी है उनको कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में सामने पेश किया जाता था, शैतानों के रूप में किया जाता था। तो बहुत, अगर आप देखें कि एक द इटर्नल ज्यू, ये अक्षय हिंदी, ये एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा पेश किया। और जो दाढ़ी बढ़ाए हैं, जो काफ्तान यानी कि चोगा पहने हुए हैं, जो कि ज्यूज होते हैं उस तरीके से, उनको भी ऐसा दिखाया गया कि ये सबसे गलत लोग हैं। उनको केचुआ, चूहा, कीड़ा, पता नहीं क्या क्या कहते थे। बल्कि जो चाल ढाल है उसकी तुलना वही करते थे कि छुछुंदर है। अब ये सब चीजों का लोगों में असर भी हुआ लोगों में, क्योंकि अगर आप मीडिया के तौर पर बार बार चीज दिखाएंगे
लोगों के दिमाग में डालेंगे, समाचार पत्रों में ये चीज आएगी, तो लोगों को क्या लगेगा? लोग तो इससे मतलब जो चीज आप फीड करते रहेंगे वैसे ही तो होगा। और ये भी दिखाया गया कि हालात खराब है और समाज को अगर ऊपर उठाना है तो बस उसके लिए हल केवल नात्सी है, केवल नात्सी ही इसका हल है। ये देखिए, एक चित्र दिखा रहा हूं, यहूदियों पर हमला करता एक नात्सी पोस्टर है। और इसमें एक पंक्ति है, पैसा ही यहूदी का भगवान है, पैसे के लिए वो भयानक अपराध करता है। यानी यहूदी जो है पैसे के लिए ही काम करता है और वो तब तक चैन से नहीं बैठता जबकि नोटों से भरे बोरे पे बैठ ना जाए। और ये देखिए नॉर्मल चेहरा है जो थोड़ा रिजेंबल करता है यहूदियों से। ये कुछ इस समय के प्रोपेगेंडा है कि तुम सिर्फ हिटलर के हो, और राष्ट्रीय समाजवाद की बारे में बात की गई। उन्होंने कहा कि ये सब मार्क्सवादी है और अमेरिका को दुश्मन दिखाया गया। ये सब मार्क्सवादी, पूंजीवादी, सब सब बड़े बेकार हैं, केवल आप हम पे विश्वास करिए, राष्ट्रीय समाजवाद पे। ये एक और चित्र है, इसमें 20 के दशक का ये चित्र है, एक नाज़ी पोस्टर इसमें दिखाया गया है। तो मैं आपको जरा एक लिस्ट वाइज जरा ये बताता हूँ कि हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1 अगस्त 1914 में, ये डेट बढ़ रही है आगे, इस हिसाब से देखिए, 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 9 नवंबर 1918 यानी कि 4 साल बाद करीबन जर्मनी ने घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान हुआ 9 नवंबर 1918 को। उसके बाद 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। 30 जनवरी 1933 यानी कि देखिए 19 और 33 इतने सालों बाद हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। 1 सितंबर 1939 यानी कि 6 साल बाद जर्मनी पोलैंड में घुस जाता है, दूसरे विश्व की युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब 22 जून को जर्मन सेनाएं सोवियत में घुस जाती है, लेकिन आपको पता है सोवियत तो रुकने वाला नहीं है, वो तो नहीं झेल सकता। तो 23 जून 1941 में यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। अब आया अमेरिका, अमेरिका भी इसमें विश्व युद्ध में आ गए 8 दिसंबर 1941। तो अब सोवियत में ये घुस गए थे, तो 27 जनवरी 1945 में सोवियत फौजें ऑश्विट्ज एक जगह है उसको मुक्त कराती है, और 8 मई 1945 में यूरोप में जो मित्र राष्ट्र है जर्मनी के अगेंस्ट जो है वो जीत जाते हैं। अब जब ये सब चीजें हो रही थी तो आम जनता और मानवता के खिलाफ क्या क्या अपराध हुए, हमने बहुत सारी चीजें बात कर ली, क्योंकि नाजियों ने बहुत बहुत ज्यादा अन्याय किए। अब जर्मनी का हर आदमी ऐसा नहीं था कि नाजी, जैसे मैं कहता हूँ कि जर्मनी अलग है, नाजी अलग है। कई लोगों को लगता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पाते थे। अगर विरोध किया है तो उनका हश्र वही होना था। इसमें एक बड़ी अच्छी सी मैं एक बात कहता हूँ, इसको समझिए कि एक ये जो साहब है यहाँ पर खड़े हुए, तो पहले इन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से इसको लिखा हुआ है ना, उस समय की सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी कि नाज़ी आए, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टों को ढूंढते हुए आए, उन्हें कोई नहीं मिला क्योंकि वो ये साहब जो है कम्युनिस्ट नहीं, ये गोस्तापो साहब ने लिखा है, गोस्तापो साहब। तो नाज़ी आए, उन्होंने देखा कम्युनिस्टों को ढूंढ रहे थे, ये कम्युनिस्ट नहीं थे। उसके बाद वापस चले गए, फिर वो आए सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते हुए आए, ये सोशल डेमोक्रेट भी नहीं थे, ये वापस चले गए। उसके बाद ये आए और ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढने लगे, ये ट्रेड यूनियन वाले भी नहीं थे, ये लोग वापस चले गए। उसके बाद ये फिर आए यहूदियों को ढूंढते हुए, ये यहूदी भी नहीं थे, वापस चले गए। और इन सबको ढूंढते ढूंढते फिर ये जब आए, अंत में जब वो मेरे लिए आए यानी कि इनके लिए आए, तो बाकी इनके साथ कोई भी नहीं था, इनके साथ कोई भी नहीं था। क्योंकि इनके साथ अगर कोई भी होता, आप सोचिए, ये आते कम्युनिस्टों को ले जाते, फिर यहूदियों को ले जाते, फिर उसके बाद डेमोक्रेट्स को ले जाते, तो ये इनका काम ये था। तो इसका मतलब ये है कि बड़े बहुत गंभीर समय हाल था उस जगह का। ये एक चित्र है जिसमें जो वारसा घेटो में के जो निवासी हैं उन्होंने दस्तावेज इकट्ठे किए और ये दूध का कनस्तर है, दूध के टिनों में डाल दिए, और उसके बाद बहुत सालों बाद 1950 में लोगों के हाथ लगाए और उससे पता चला कि क्या क्या हुआ था। तो कई चीजें ऐसी हुई, इसमें कई लोगों ने, जैसे थर्ड राइख ऑफ
ड्रीम्स, ये सब चीजें लोगों ने बनाई है। जो शार्लट बेरॉट साहब थे उन्होंने अपनी डायरी में, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य बस ये कि लोगों ने अपनी चीजें इसमें बताई, दिखाई। और कई जो उसमें ऐसे थे कि ये कहते थे कि मुझे बस ना जब एक बार युद्ध खत्म हो जाए ना, मुझे आधे घंटे का समय दे देना ताकि मैं बता सकूं कि हमारे साथ क्या हुआ है। वो किन किन ने कहा था, कैसे हुआ था, ये देखिए इसमें ये लाइन देखिएगा। एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि युद्ध के बाद केवल मुझे आधा घंटा मिल जाए, मैं आधा घंटा जीना चाहता हूँ क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। क्योंकि जब सब हो रहा था तो किसी को पता नहीं था कि होलोकॉस्ट चल रहा है। अभी होलोकॉस्ट क्या था, महाध्वंस क्या था। अभी तक जर्मनी की बात बाहर इतनी अच्छे से नहीं पहुंची थी, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा वहां क्या रक्तपात होता है, कैसा दमन हो रहा है। और जब जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र की तरह हो गया जब द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी हार हुई। लेकिन उसके बाद इस दरमियान जो होलोकॉस्ट हुआ यानी कि कत्लेआम हुआ, उसको महाध्वंस कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आधा घंटे जीने वाली बात, तो दुनिया को बहुत बाद में जाके पता चला कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। जो जैसे मैंने कहा कि इस कनस्तर में जो चीजें थी उससे पता चला, लोगों ने जो नोटबुक लिखी, दस्तावेज लिखे, उससे पता चला कि क्या क्या हुआ। और आखिर में ये भी हुआ कि नाथसी नेतृत्व ने क्या किया, लोगों को कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया कि सब कुछ जला दो, कुछ ना बचे। तो ये स्मृति, लेख, साहित्य, वृत्तचित्र, शायरी, स्मारक, संग्रहालय, इसमें सब कुछ है। और हम कई जगह देखते हैं कि ये जो जुल्म उठाए गए, कई लोग इसको खामोशी देश से देखते रहे और कई लोग खामोशी से उन्होंने अपनी जान दे दी। एक चित्र आपको दिखाना चाहूंगा। डेनमार्क बड़ा समझदार था, उसने क्या किया, वहां के जो अपने यहूदी थे उनको सबको निकाल लिया था जर्मनी से। तो गांधी जी ने भी हिटलर से बात की, गांधी जी ने भी हिटलर को लिखा, हिटलर ने भी गांधी जी को पत्र लिखा। तो इस तरीके से बातचीत हुई। तो ये बात हुई हमारी इस नाथसी समाज की, ये कहें नाथसी के, और उसके बाद हिटलर के उदय की। लेकिन इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो जो चीजें हुई, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर फिर खत्म हो गया, जितना नुकसान हुआ उस देश का, जितना लोगों का नुकसान हुआ, ये आगे कभी ना हो। इसीलिए हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि युद्ध केवल नुकसान लाता है। आप किसी के प्रति अगर भेदभाव रखते हैं, नस्ल के प्रति भेदभाव रखते हैं, उसके कास्ट, क्रीड या रिलीजन के खिलाफ भेदभाव रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हिटलर के जैसा सोचते हैं, नाज़ियों की तरह सोचते हैं। अच्छे आदमी बनिए, अच्छे लोग बनिए, क्योंकि समाज जो है वो तभी अच्छा चलेगा जब आप सबके लिए समान भाव रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।